बच्चों, आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित प्रकाश के अध्याय 8 रचनाओं के साथ खेलना के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। आज हमारा टॉपिक है आयतों में एक खोज। इसके लिए सबसे पहले हमें कहा जा रहा है कि आप एक आयत ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB यानी कि जो उसकी लंबाई होगी उसे 7 सेंटीमीटर और BC जो उसकी चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर हो। एक ऐसे बिंदु X की कल्पना कीजिए जिसे भुजा AD पर, ये आप भुजा AD देख पा रहे हैं, कहीं भी चिन्हित किया जा सकता है। इसी प्रकार एक ऐसे बिंदु Y की कल्पना कीजिए जिसे BC भुजा पर कहीं पे भी रखा जा सकता है। ध्यान दीजिए कि X को अंत्य बिंदु A पर भी रख सकते हैं आप, या फिर D पे भी रख सकते हैं। इस भुजा पे कहीं पे भी रखा जा सकता है। इसी प्रकार Y को अंत्य बिंदु B और C पर भी रखा जा सकता है। ठीक है, मान लिया जाए कि यहां पे हमने एक आयत की रचना की है। अब यहां पे आपने क्या किया कि 5 मिलीमीटर की दूरी पर यहां पे आपने X को चिन्हित किया इस बिंदु पर। ठीक है, मान लिया जाए कि यहां से यहां की दूरी जो है 0.5 सेंटीमीटर यानी कि सिर्फ 5 मिलीमीटर है। तो यहां पे X को आपने चिन्हित कर लिया और यहां से जो है C बिंदु से यहां पे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे यानी B से जो है कुल मिलाकर के जो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर यहां तक, क्योंकि टोटल यहां से यहां 4 है। तो यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने Y को चिन्हित किया है। ठीक है, और उसके बाद आपने X से Y को क्या किया है, मिला दिया है। दूसरी तरफ जो है यही आयत है ABCD। इस बार आपने X को AD भुजा पर A से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर मार्क किया है, चिन्हित किया है यहां पे। ठीक है, इससे पहले वाले में आपने सिर्फ 5 सेंटीमीटर लिया था यानी कि हाफ सेंटीमीटर, और यहां पे जो है 1 सेंटीमीटर की A से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने X को चिन्हित किया, और वहीं BC भुजा पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने Y को चिन्हित किया है। अब X और Y को इस तरह से मिला दिया डॉट लाइन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति में वही आयत है। यहां पे क्या किया गया है, X को रखा गया है बिल्कुल D वाले पॉइंट पे। यहां पे AD पे कहीं पे भी रखा जा सकता था, तो X को यहां पे ही रखा गया है। ठीक है, यानी कि जहां पे D है वहीं पे X है। और जहां तक Y की बात है तो उसे BC पर कहीं पे भी रखा जा सकता था, यहां तक कि उसे B पर या C पर भी रख सकते थे। तो इस बार उसे B पर रख लिया गया है, यानी कि B बराबर है Y के, यानी कि B जो है वो Y के बराबर है। अब जब आप इसे मिलाएंगे, है ना, तो इस तरह से ये मिलेगा, जो कि इसका विकर्ण होगा, डायगोनल होगा। चौथी स्थिति यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे X को जो है A के पास रखा गया यहां पे। ठीक है, बिल्कुल A के बराबर, और Y को भी बिल्कुल B के साथ रखा गया है। तो यहां पे भी रख सकते थे। यहां पे कहा गया था कि आप X को AD में कहीं पर भी, या फिर आप A पर भी या D पर भी रख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे D पे रखा गया, यहाँ आपने A पे रख लिया। और Y के लिए कहा गया था कि BC पर जो है उसे कहीं पर भी या B पर या C पर भी रख सकते थे, तो यहाँ पे B पे ही रख लिया गया। तो इस प्रकार यहाँ पे A और X क्या है, एक ही बिंदु पर है, यहाँ पे है, और B और Y यहाँ पे एक ही बिंदु पे है, यहाँ पे है। इस प्रकार जो है यहां पे अब हम X और Y के बीच की दूरियों को एक एक करके चेक करें, तो हमें पता लगाना है कि किस स्थिति में जो है X और Y के बीच सबसे कम दूरी है, और किस स्थिति में जो है X और Y के बीच सबसे अधिक दूरी है। आइए आगे हम X और Y के बीच की जो दूरियां हैं उसे एक एक करके मेजर करते हैं। पहली स्थिति में जब X A से 5 मिलीमीटर की दूरी पे है
और बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यानी कि इस सी पॉइंट से सिर्फ 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो यहां पे इसकी मेजरमेंट लेते हैं, तो ये लगभग में 5.5 सेंटीमीटर है। यहां पे कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरी स्थिति में जब x जो है a से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर और b से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इस स्थिति में इसकी जो मेजर आ रही है x और y की, वो है 5.3। कितना है? 5.3 सेंटीमीटर। ओके। तीसरी स्थिति, जब x बिल्कुल D पॉइंट पे है और y जो है B पॉइंट पे है, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच की दूरी यहां पे विकर्ण बन जाता है ये, तो इसकी दूरी यहां पे आ रही है 5 ये 5 है, 6, 7, 8 मान लेते हैं, 5.8 सेंटीमीटर। चौथी स्थिति में आते हैं। यहां पे x और y के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, इसे आप मेजर कर सकते हैं। ये 5 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर। चौथी स्थिति में यहां पे आप देख सकते हैं कि x जो है A पॉइंट पे है और y जो है B पॉइंट पे ही है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है यहां पे 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो यहां पे एक आंसर तो मिल गया है। सबसे कम दूरी कब हो रही है? देखिए, जब x और y या तो A और B पॉइंट पे हो क्रमशः, या फिर x D और y जो है C पॉइंट पे भी हो सकता है। दोनों ही स्थिति में सबसे कम दूरी x और y के बीच होगी। और जब x और y इस तरह हो कि x जो है D पर और y B पर, या फिर x जो है A पर और y जो है C पर, इस तरह से भी हो सकता है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर भी हो सकता है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो सबसे अधिक होगी। इन चारों स्थिति में आप देख सकते हैं कि यहां पे सबसे ज्यादा है जब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच की दूरी मापी जाती है। यहां पे देखिए 5.8 है, जो इन चारों में सबसे ज्यादा है, और यहां पे ये क्या है? सबसे कम है। तो अगले पेज पे देखिए, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है जो इस तरह से है। किन स्थानों पर बिंदु x और y परस्पर निकटतम होंगे? आपके अनुसार वे कब परस्पर अधिकतम दूरी पर होंगे? आपका सहज ज्ञान क्या कहता है? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। अब अपने अनुमानों के बिंदु x और y को भुजाओं पर वास्तविक रूप में रखकर अपने अनुमानों का सत्यापन करें। मापिए वे कितने निकट या दूर हैं। तो हमने अभी अभी मेजर किया भी है, तो इसके हल में आप इस तरह से लिख सकते हैं, x और y परस्पर निकटतम होंगे जब ये या तो क्रमशः बिंदुओं A और B पर हों। ठीक है। जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं, सबसे निकटतम कब है? जब ये x जो है A पर और y जो है B पर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि x D पे और y जो है C पर हो। तो वही यहां पे आंसर में हमने हल में लिखा है कि x और y परस्पर निकटतम होंगे जब ये या तो क्रमशः बिंदुओं A और B पर हों, या ये क्रमशः C और D पर हों। इसी तरह से x और y परस्पर अधिकतम दूरी पर होंगे जब ये या तो बिंदुओं A और C पर हों, या ये बिंदुओं B और D पर हों। यहां पे देखिए, या तो ये A और C पर हों या D और B पर हों। ठीक है। तब इनके बीच की दूरी क्या होगी? सबसे अधिकतम होगी। और आगे आप ये भी कह सकते हैं, साथ ही x और y तब भी परस्पर निकटतम होंगे जब ये क्रमशः A और B से समान दूरी पे हों। मान लिया जाए A से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर x को हमने रख दिया, मान लिया जाए यहां पे, और B से भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने यहां पे मान लिया जाए रख दिया। ठीक है, y को। तब जब आप इसको मिलाएंगे
तो ये भी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर ही होगा। यहां से यहां तक की जो दूरी है ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो इस स्थिति में भी ये बराबर होगा। आगे है बिंदु x और y के बीच की न्यूनतम दूरी की तुलना AB की लंबाई से किस प्रकार की जा सकती है। तो अभी अभी हमने देखा कि x और y के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो AB की लंबाई के बराबर होता है। यानी कि A और B के बीच जो दूरी है, अगर यहीं पे x और यहीं पे y रखा जाए तो वो क्या होता है, सबसे कम होता है। इसी तरह से x और y को अगर समान दूरी पे हम रखें, मान लिया जाए यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां भी 2 सेंटीमीटर है, तो भी इनके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर ही होगी। मान लिया जाए दोनों को 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं, यहाँ पे x यहाँ पे y, तो भी इनके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। इस तरह से हम इसके हल में लिख सकते हैं कि x और y के बीच की न्यूनतम दूरी AB की लंबाई के बराबर है। तो आगे आप रैंडम इसी तरह की और बहुत सारी जो है आयतें बनाएं और उसमें x और y की स्थिति बदलें, है ना, और जांचें कि क्या कोई अन्य स्थिति है जहां वे अपने निकटतम या अधिकतम दूर हों। आप x और y के विभिन्न स्थानों को लेकर इस आयत के अनेक प्रतिलिपियों की रचना कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपने मन से x और y को अलग अलग दूरी पर रख के चेक करना है कि किस स्थिति में जो है न्यूनतम दूरी आता है और किस स्थिति में अधिकतम दूरी आता है। ऑलरेडी इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस स्थिति में न्यूनतम होगा और किस स्थिति में अधिकतम होगा। आगे है x और y की विभिन्न स्थितियों के लिए x y की लंबाइयों का हिसाब आप कैसे रखेंगे। ऐसा करने की एक विधि यह है, मान लीजिए कि यहाँ x और y की कुछ स्थितियां हैं जिन पर आप विचार कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे 3 स्थितियां दी गई हैं। पहली स्थिति जब a से x की दूरी 5 मिलीमीटर है तथा b से y की दूरी जो है 3 सेंटीमीटर है, तब x y बराबर कितना सेंटीमीटर और कितना मिलीमीटर होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक आयत बनाई है जिसकी लंबाई हमने 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमने जो है 4 सेंटीमीटर ली है। ठीक है, अब हमें जो कहा जा रहा है कि a से x की दूरी जो है 5 मिलीमीटर है, तो यहां से यहां तक ये एग्जैक्ट हमने बनाया है 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाला आयत, और यहां से हमने 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 5 मिलीमीटर होगा, है ना, 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। तो यहां से देखिए हमने 5 मिलीमीटर, यहां से 0 से लेके जो 5 आता है, 1 और 0 के बीच में जो 5 आता है उस हिसाब से आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0.5 जो कि 5 मिलीमीटर आता है। यहाँ पे हमने x को रखा और y को कहां पे रखने के लिए कहा गया है, जो b से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। तो यहां से यहां तक टोटल 4 है, यहां से यहां 3 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 0 और यहां से ये 3 सेंटीमीटर के बिल्कुल सामने ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमने y रखा है और उसके बाद हमने x और y को क्या किया है, मिला दिया है। यहाँ पे हमें x y की दूरी देखनी है, कितना है, ये देखिए 7 दशमलव, ये देखिए यहां से 0 लेके चलेंगे, ये 0 है, ये 7 और ये 0.5, 7.6 के लगभग आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हमारी माप कितनी आई है, 7 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर है। दूसरी स्थिति देखिए क्या है, दूसरी स्थिति दी गई है कि a से x की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर रखना है। तो यहाँ पे वही आयत है, 7 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा, इसका नाम ABCD है। यहाँ पे हमें x को जो है a से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना था। तो देखिए यहाँ पे a से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने रखा है x को, और y को भी जो है b से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ही रखना था। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, b से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे y को रखा है। तो इस प्रकार जब यहाँ पे AB या फिर DC कह लें आप, इन दोनों की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे XY की लंबाई भी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर ही होगी। आप इसे मेजर करके भी देख सकते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पे डीसी को पहले माप लेते हैं, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। ए बी भी आपका वही होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। और जब हमने दोनों एक्स और वाई को ए और बी से समान दूरी पे रखा, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो इनके बीच की दूरी वही होगी, देखिए 7 सेंटीमीटर है, बिल्कुल 7 सेंटीमीटर के सामने है। तो यहां पे हम लिखेंगे इस स्थिति में एक्स वाई बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर कुछ नहीं है तो 0 मिलीमीटर यहां पे हम लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरी स्थिति यहां पे हमें दी गई है जो इस तरह से है, जब ए से एक्स की दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा बी से वाई की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तब एक्स वाई कितना होगा। तो यहां पे देखिए वही आयत हमने फिर से यहां पे बनाया, 7 सेंटीमीटर लंबा 4 सेंटीमीटर चौड़ा। इस बार हमें क्या करना था, ए से एक्स को जो है 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना था। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 0 और ये 2 सेंटीमीटर के ठीक सामने हमने पॉइंट लगा दिए, ठीक है ना। तो ये एक्स हमारा हो गया, और वाई को जो है हमें कहां रखना था, बी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो बी से सी की दूरी ही 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। बी से सी की दूरी कितना देखिए 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो वाई कहां पे होगा, सी के बराबर ही तो होगा, यहां पे हमने लिखा है सी बराबर वाई, ठीक है। तो सी हमारा यहां पे है तो वाई भी हमारा यहीं पे होगा। अब इस तरह से एक्स और वाई को जब हमने मिला दिया तो इसके बीच की दूरी कितनी है, मेजर कर लीजिए। 0 से लेकर के यहां तक में आता है 7.3 आता है, कितना आता है 7.3 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम भरेंगे 7 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर, ठीक है। तो यही चीज यहां पे हम बुक में अब भर देते हैं। पहली स्थिति में क्या हुआ था देखिएगा, हमारा जो है 7 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर आया था। दूसरी स्थिति में जो है हमारा 7 सेंटीमीटर आया था, 0 मिलीमीटर था। और तीसरी स्थिति में जो है हमारा 7 और 3 है, 7 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर है। चलिए आगे क्या कहा है कि क्या इसे लिखने की कोई संक्षिप्त विधि है। हम देखते हैं कि इन सभी वाक्यों में केवल एक्स और वाई की स्थितियां तथा एक्स वाई की लंबाइयों में परिवर्तन हो रहे हैं, अतः हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमें एक लंबा चौड़ा यहाँ पे सेंटेंस बनाना पड़ रहा है, इसी चीज को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए ए से एक्स की दूरी कितनी थी 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, और बी से वाई की दूरी कितनी थी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो एक्स वाई की दूरी कितनी आई थी 7 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। तो उसको इस तरह से आप तालिका बना के भी लिख सकते हैं। दूसरी स्थिति में क्या था, ए से एक्स की दूरी कितना है भाई, तो 1 सेंटीमीटर, और बी से वाई की दूरी कितनी थी 1 सेंटीमीटर ही है, ठीक है ना। यहां पे दोनों की दूरी सेम सेम है, तो एक्स वाई की दूरी कितनी आई थी 7 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में कुछ नहीं था। तीसरी स्थिति क्या थी, ए से एक्स की दूरी जो थी वो 2 सेंटीमीटर थी, और बी से वाई की जो दूरी थी वो 4 सेंटीमीटर थी, है ना। तब एक्स वाई बराबर हमारा कितना आया था 7 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम मूव करते हुए पेज नंबर 199 में आ चुके हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि क्या आपने यह जांचा कि जब x और y को क्रमशः a और b से समान दूरी पर रखते हैं तब x y की लंबाई क्या होती है। तो हमने देखा था कि जब x और y को a और b से समान दूरी पर रखते हैं तब x y की लंबाई क्या होती है, AB के बराबर होती है ना। उदाहरण के लिए जैसा कि निम्नलिखित स्थितियों में होता है, A से x की दूरी लेनी है 5 मिलीमीटर और B से y की दूरी लेनी है 5 मिलीमीटर, तो x y की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए ये पहली स्थिति है, ठीक है। यहाँ पे हमने ABCD एक आयत बनाया है और इसमें जो AB की दूरी है यानी लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर हमने लिया है, और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है AD जो है वो हमने 4 सेंटीमीटर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये 4 सेंटीमीटर है।
चलिए हाँ 4 सेंटीमीटर है। अब हमने यहाँ पे ए बी जो है कितना बनाया था, 7 सेंटीमीटर लिया था। पहली स्थिति में हमें क्या करना है, एक्स को जो है ए से 5 मिलीमीटर की दूरी पे रखना है, यानी 0.5 सेंटीमीटर होगा, और वाई को बी से 5 मिलीमीटर यानी कि वही 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना है। आप देख सकते हैं ये आपका 0 से लेकर के 0 और 1 के ठीक बीचों बीच 5 मिलीमीटर पे आएगा, है ना। चलिए तो अब यहाँ पे एक्स वाई की दूरी कितनी होगी, तो ये ए बी के बराबर बिल्कुल 7 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 7 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लंबाई रखी थी, तो एक्स वाई की लंबाई भी 7 सेंटीमीटर ही आ रही है, जो ए बी के बराबर है। दूसरी स्थिति में क्या कहा है, आपको एक्स को जो है ए से 1 सेंटीमीटर और वाई को जो है बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना है। वही आयत है, लंबाई वही 7 सेंटीमीटर है। इस बार एक्स को जो है हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी पे यहां पे रखा है और वाई को बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। आप देख सकते हैं ये 1 सेंटीमीटर है बिल्कुल यहां तक, और यहां पे भी ये 1 सेंटीमीटर है, 0 से लेके पूरा 1 के सामने ये दिखेगा आपको। ऐसा करने पर भी जब हम एक्स वाई को मापते हैं तो जितना ए बी था 7 सेंटीमीटर उतना ही ये भी आ रहा है, देखिए 7 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस स्थिति में भी 7 सेंटीमीटर ही आएगा। तीसरी स्थिति में एक्स को ए से 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखने बोला है, और वाई को भी 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखने के लिए कहा है, और उस स्थिति में भी हमें एक्स वाई की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया। चलिए यहां पे आपको मैं दिखाता हूं। यहां पे जो है हमारा जो आयत है इसकी लंबाई वही 7 सेंटीमीटर है, यानी कि डीसी और ए बी दोनों क्या है 7-7 सेंटीमीटर की लंबाई है इनकी। इस बार हमें जो एक्स को रखना है ए से डी के बीच में वो 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर की दूरी पे रखना है। तो यहां से ए से हम 0 ले लेते हैं, और ये हो गया 1 और ये हो गया 5 मिलीमीटर 1 के बाद, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमने एक्स को जो है रखा है, और इनके बीच की जो दूरी है यहां पे कितना है 1 सेंटीमीटर सीएम लिख देते हैं, और 5 मिलीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी से वाई की दूरी भी उतना ही रखना है आपको। ये देखिए ये 0 से लेके 1 हो गया, और यहां पे 0.5 यानी 1.5, जिसको हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। तो ये हमारा वाई है, ये भी हमारा हो जाएगा यहां से लेके यहां तक में 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। अब हम एक्स और वाई को इस तरह से पहले मिलाएंगे। चलिए, और अब जो है एक्स वाई के बीच की दूरी को माप रहे हैं, देखिए वही 7 सेंटीमीटर के लगभग, बल्कि 7 सेंटीमीटर ही पूरा यहां से 0 चालू होगा, और यहां पे देखिए 7 सेंटीमीटर ही आता है। इससे क्या प्रूफ हो रहा है, देखिए कि जब एक्स और वाई को हम ए और बी से क्रमशः समान दूरी पे रखते हैं तो एक्स वाई की जो लंबाई होगी वो ए बी के लंबाई के, या फिर कहें कि सी डी के लंबाई के बराबर होगी। तो यहां पे भी ये 7 सेंटीमीटर आ रहा है। यहां पे तीनों ही स्थिति में लंबाई सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्स की ए से और वाई की बी से दूरी देखिए समान समान है, 5 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। ठीक है, और आगे इसी प्रकार अगर आप और कोई माप लेकर के भी करेंगे, अगर दोनों की दूरी ए और बी से बराबर ही होगी तो एक्स वाई की जो लंबाई होगी वो ए बी के लंबाई के बिल्कुल बराबर ही आएगी। क्लियर है। आगे यहां पे है, इनमें से प्रत्येक स्थिति का अवलोकन कीजिए। ठीक है, ए बी की लंबाई की तुलना में एक्स वाई की लंबाई कैसे है, तथा दूसरा क्वेश्चन है कि 4 चतुर्भुजीय आकृति ए बी वाई एक्स का आकार क्या है। ठीक है ना, तो यहां पे इसके हल में हम लिखेंगे
कि ए बी की लंबाई जो है एक्स वाई के लंबाई के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हर स्थिति में क्या हो रहा था, एक्स ए से समान दूरी पे और वाई जो है बी से समान दूरी पे था, है ना। तो यहाँ पे ए बी की जो लंबाई थी एक्स वाई के लंबाई के बराबर होगी। और बोलता है कि चार भुजीय आकृति ए बी वाई एक्स का आकार क्या होगा। तो यहाँ पे ए बी वाई एक्स जो भी बन रहा है हमारा, जैसे देखिए ए बी वाई एक्स, ये भी तो एक आयत ही होगा। देखिए इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे है। पहली दो स्थितियों को अगर आप देखें तो ए बी वाई एक्स क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है 1 सेंटीमीटर है। एक और स्थिति था, यहाँ पे देखिए ए बी वाई एक्स क्या है, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है 0.5 सेंटीमीटर या फिर कहें कि 5 मिलीमीटर। तो यहाँ पे चार चतुर्भुजीय आकृति ए बी वाई एक्स का आकार क्या होगा, आयत होगा। ये क्या होगा, आयत होगा। ठीक है, आगे है एक्स और वाई के बीच अधिकतम दूरी को एसी या बीडी की लंबाई से कैसे तुलना करेंगे। अब मान लिया जाए कि यहाँ पे हमारा फिर से वही आयत है। इस बार यहाँ पे हम x को जो है d के बराबर रख लेते हैं। यहाँ पे x है हमारा और यहाँ पे b के बराबर हम y को रख लेते हैं। y हमारा यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, d से b को मिलाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक विकर्ण हो जाएगा जो कि x y के बीच की अधिकतम दूरी को दिखाता है। इसी तरह से अगर हम x को a की जगह पे रख लें, a बराबर x रख लें, ठीक है ना, a बराबर x और यहाँ पे c बराबर अगर हम y रख लें, c बराबर y रख लें, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, a को c से मिलाएंगे x y को मिलाने के लिए। ठीक है ना, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे दोनों ही स्थिति में एक्स वाई की जो दूरी होगी वो क्या होगी, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। यहां से यहां तक में कितना है, देखिए 8.2 के लगभग। यहाँ पे इसको भी माप के देखते हैं, यहाँ पे भी 8.2 के लगभग बिल्कुल आ ही रहा है। देखिए आप 8.2। ठीक है ना, तो इसके जवाब में हम क्या लिख सकते हैं, इसके जवाब में हम लिखेंगे, ठीक है, कि एक्स वाई के बीच अधिकतम दूरी AC या BD दोनों के ही बराबर होगी। ठीक है ना, x और y के बीच अधिकतम दूरी AC या BD दोनों के बराबर ही होगी। यहाँ पे AC और BD जो है A से लेके C तक और B से लेके D तक दोनों क्या है, बराबर है और दोनों जो है 8.2 के बराबर है, 8.2 सेंटीमीटर। क्लियर है। आगे है रचना कीजिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिया गया है, आयतों को तोड़ना, यानी कि आयतों को जो है 2 पार्ट में 3 पार्ट में इक्वली जो है बराबर बराबर तोड़ना, विभाजित करना। एक ऐसे आयत की रचना कीजिए जिसे 3 समरूप वर्गों में विभाजित किया जा सके। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, एक आयत पहले दिया गया था, है ना, और उसके बाद इसको 3 बराबर बराबर वर्गों में, समरूप वर्गों में मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई एकदम बिल्कुल तीनों की क्या है, समान है। यदि यह कठिन प्रतीत होता है तो आइए इस समस्या को सरल करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हमको क्या कहा गया है कि खोजिए, क्या आप ऐसे आयत की रचना कर सकते हैं जिसे 2 समरूप वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। क्या आप यह प्रयास कर सकते हैं? आगे इसकी रचना हम जानेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मान लिया जाए इस आयत की लंबाई को अगर हम देखते हैं, ये जो है 7.5 सेंटीमीटर लंबा है। कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। तो इसको अगर 3 भाग में आप बांटिएगा तो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, फिर 2.5 सेंटीमीटर, 2.5, 2.5, 5 और फिर 2.5, 7.5। तो यहाँ पे अगर हम प्रकार की मदद से 2.5 सेंटीमीटर माप के यहाँ से कट कर दें, फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे कट कर दें, ठीक है ना, और फिर ऊपर की तरफ यहाँ रख के यहाँ एक कट मार दें और फिर यहाँ रख करके यहाँ पे कट मार दें और दोनों को मिला दें इस तरह से, तो आसानी से हम इसे 3 भाग में बांट सकते हैं।
आगे इसी से रिलेटेड जो है कुछ कथन दिए गए हैं, बातें दी गई हैं, उसको पढ़ते हैं। क्या आप ऐसे आयत की रचना कर सकते हैं जिसे दो समरूप वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? यहाँ पे 3 है, आप 2 ले सकते हैं। मान लिया जाए अगर आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक में अगर मान लिया जाए 8 सेंटीमीटर है ना, तो यहां से यहां 4 सेंटीमीटर माप के अगर हम एक मार्क कर लें, फिर यहां से यहां 4 सेंटीमीटर मार्क कर लें, तो आसानी से हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। यह बुद्धिमानी होगी कि पहले योजना बनाई जाए और फिर रचना की जाए, परंतु हम योजना कैसे बनाएं? क्या इसके विषय में आप कोई तरीका सोच सकते हैं? एक तरीका यह है कि अंतिम आकृति का एक कच्चा चित्र बनाकर उसकी कल्पना की जाए। जैसे मान लिया जाए कि हमने एक आयत की रचना की है जो इस तरह से है, ये कच्चा चित्र हम बना रहे हैं। यहां से यहां तक की दूरी मान लिया जाए कि 6 सेंटीमीटर है, कितना है, और ये जो है 3 सेंटीमीटर है चौड़ाई। हमें इसको 2 भागों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां 3 सेंटीमीटर का मेजर पे एक चाप मारेंगे और यहां से यहां भी 3 सेंटीमीटर के मेजर पे एक चाप लेंगे प्रकार से, और फिर दोनों को इस तरह से मिला देंगे। तो यहां से यहां हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और फिर यहां से यहां भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इस तरह से इसे हम 2 भागों में बांट देंगे। इसका नाम हम कुछ भी रख देंगे, ए बी सी डी ई और एफ। इस आकृति से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या आप समान भुजाओं की पहचान कर सकते हैं? अब चूंकि ये आयत जो है 2 बराबर वर्गों में बांट दिया गया है और वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, इक्वल होती है, तो यहाँ पे जितना एफ होगा उतना ही ए बी होगा, या फिर ऐसे समझे ए एफ जो है बीई के बराबर होगा और ये सी डी के बराबर होगा। साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि ए बी जो है वो बराबर होगा किसके, बीसी के, यहां से यहां और यहां से यहां ये भी बराबर है। इसी तरह से एफ ई जो है वो बराबर होगा ईडी के, है ना। अब चूंकि ए बी ई एफ इसकी बात हो रही है, ए बी ई एफ इस वर्ग की बात हो रही है, और साथ ही साथ बी सी डी ई जो दूसरा वर्ग है इसके बारे में बात हो रही है। वर्ग हैं, इसलिए इन वर्गों में से प्रत्येक की सभी भुजाएं क्या है, समान हैं। इसे निम्नलिखित रूप से भी लिखा जा सकता है। कैसे भाई, यहां पे देखिए ए एफ जो है ये बराबर हो सकता है ए बी के, और ये बराबर हो सकता है बीई के, और ये बराबर हो सकता है एफ ई के। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि जो बीई है, ये जो बीई है ये बराबर होगा किसके, बीसी के। चारों भुजा तो बराबर ही है ना। या फिर बीसी बराबर हो जाएगा सीडी के और सीडी बराबर होगा ईडी के। तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। अतः सभी छोटे रेखाखंड क्या हैं, समान हैं। यहाँ पे जितने भी रेखाखंड हैं, चाहे एफ को ले लें, एफ को किससे भी कंपेयर कर दीजिए, ए बी के साथ, बीई के साथ, बीसी के साथ, या ईडी के साथ, या सीडी के साथ, सबके साथ वो बराबर आ जाएगा, है ना। सभी छोटे रेखाखंड क्या हैं, समान हैं, इक्वल हैं, सेम लेंथ के हैं। समान भुजाओं को दर्शाने के लिए एक परिपाटी का अनुसरण किया जाता है। ऐसा उन भुजाओं पर एक चिन्ह इस तरह से अंकित कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये भुजा बराबर है इसके, ये भुजा बराबर है इसके, ये भुजा बराबर है इसके, सारे बराबर हैं, तो सारे में आप इस तरह का एक चिन्ह लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे चिन्ह लगा दिया गया है। इसका मतलब होता है कि सभी भुजाओं की माप क्या है, बिल्कुल समान है, एक है। ऊपर दी कच्ची या रफ आकृति को देखिए। उपरोक्त विश्लेषण द्वारा क्या आप इसकी रचना करने का प्रयास कर सकते हैं? याद रखिए, आपको ऐसे आयत की रचना करने के लिए कहा गया है जिसे 3 समरूप वर्गों में विभाजित किया जा सके। हमें 2 वाला नहीं कहा गया है। हमें जो क्वेश्चन किया गया था कि आप 3 समरूप वर्गों में किसी आयत को विभाजित कर सकते हैं, जबकि हमें जो है इसके लिए कोई मापन नहीं दिए गए हैं कि आप मान लिया जाए कि 9 सेंटीमीटर का आयत लीजिए, लंबाई का एक आयत लीजिए और उसको 3 समरूप वर्गों में बांटिए। ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। लंबाई या चौड़ाई के बारे में हमें बताया नहीं गया है, हमें खुद से ही उसे लेना है। आयत ACDF बनाने में, ACDF हमें बनाना है, ठीक है। बनाने में
AF को कोई भी लंबाई निर्दिष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यदि AF बराबर 4 सेंटीमीटर निर्दिष्ट करते हैं तो AC की लंबाई क्या होनी चाहिए? जब हमारा AF 4 सेंटीमीटर है तो हमारा FE भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, यानी कि 4-4 सेंटीमीटर भुजा होगी। तो 3 बराबर भागों में हमें बांटना है आगे। तो ये 4 और फिर यहाँ पे भी 4 रहना चाहिए। यहाँ पे 2 ही है ना, एक और हमें बनाना है। यहाँ पे 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो हमें जो है AC यहाँ पे रखना होगा कितना? 12 सेंटीमीटर रखना होगा। जब हम 3 समरूप वर्गों में किसी आयत को विभाजित करेंगे जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए हमें जो है पूरी जो लंबाई रखनी होगी वो 12 सेंटीमीटर, और 2 के लिए ये 3 वर्गों के लिए, 3 वर्गों के लिए, और 2 वर्गों के लिए आपको 4 दूनी 8 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। 2 वर्गों के लिए 8 सेंटीमीटर, ये 2 वर्गों के लिए। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो चरण होगा वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम AH यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पे हम H लिखते हैं, AF नहीं बल्कि हम AH लिखेंगे, क्योंकि हम 3 हिस्से में बांटने वाले हैं, 2 हिस्से में नहीं बांटेंगे। 2 हिस्से में बांटेंगे तो हो जाएगा, देखिए अगर आप 2 हिस्से में बांटेंगे तो हो जाएगा ABCDEF, AF हो जाएगा। और अगर 3 हिस्से में आप बांटते हैं, ठीक है ना, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ABCDEFGH। ठीक है। तो यहाँ पे जो चरण होगा वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम AH यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई 3, 4, 5 जो भी रखना हो आप रखेंगे, और उसके बाद A बिंदु पर हम एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इस रेखा को लंबा खींचेंगे। ठीक है। उसी तरह से H बिंदु पर, यहाँ पे जो H हम नाम रखेंगे, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे और इसे लंबा खींचेंगे। ठीक है। उसके बाद हम A से लेके H तक की लंबाई को प्रकार से माप लेंगे और A पे रख के यहाँ पे एक कट लगाएंगे, फिर H पे रख के यहाँ पे एक कट लगाएंगे। जहां पे कट आएगा फिर वहां पे इसके नोक को रखेंगे और फिर पेंसिल को आगे बढ़ा के यहाँ पे एक कट मारेंगे, फिर यहाँ पे रख करके आगे बढ़ा के एक कट मारेंगे। इस तरह से यहाँ पे एक कट, यहाँ एक कट और फिर यहाँ एक कट, 3 हिस्से में आ जाएगा। इसी तरह नीचे ये प्रक्रिया हमें करनी होगी। ठीक है। इस तरह से हम एक आयत को 3 बराबर या समरूप वर्गों में विभाजित कर पाएंगे। इस विचार के साथ एक आयत बनाने का प्रयास कीजिए जिसे 3 समान वर्गों में विभाजित किया जा सके। तो यहाँ पे हम देखिए 3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा ले चुके हैं जिसका नाम हमने क्या रखा है, AH रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कोण मापक को रख करके यहाँ पे हम पॉइंट ले रहे हैं, ये हमारा 0 लाइन है। तो यहाँ देखिए सेंटर पॉइंट इस तरह से रखना है और ये जो लाइन है बिल्कुल 0 लाइन के ऊपर इस तरह से ढका हुआ होना चाहिए। ठीक है। बहुत ध्यान से आप बनाएं इसको। ठीक है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे हम एक डॉट लगा देते हैं और उसके बाद स्केल की मदद से यानी रूलर की मदद से हम यहाँ पे एक सीधी रेखा जो है दूर तक लंबाई तक खींच लेते हैं। ठीक है। देखिए यहां से हमने एक रेखा इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींच दिया है और अब यहाँ पे भी A पे भी रख करके हम यहाँ पे ये हमारा 0 लाइन रहेगा। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 90 डिग्री। ठीक है। तो ये दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लंबी रेखा हमें खींचनी होगी। चलिए, एक लंबी रेखा यहाँ पे हमने खींच दिया है। अब हम प्रकार की मदद लेंगे और देखिए यहां से A से लेके H तक की दूरी को हम इससे मेजर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको मेजर कर लेना है। देख रहे हैं, एक जो इसका किनारा है वो H पे और दूसरा जो है A पे रखना है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक एक करके पहले A पे रख करके एक कट यहाँ पे लगाए। ठीक है। फिर यहाँ पे रख करके एक कट और लगाएंगे। ये 2 हो गया हमारा, 1 भाग 2 भाग, और फिर यहाँ पे ही रख करके तीसरा एक कट लगाएंगे यहाँ पे देखिए। ठीक है। इस तरह से हमने 3 कट लगा लिए हैं। अब हम H पे रखेंगे इसको और यही काम यहाँ पे करेंगे। देखिए जितना हमारा AH था उतना ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, फिर उतना ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक है।
और फिर यहां पे रख करके इसको इस तरह से करेंगे और फिर यहां पे भी रख करके आगे बढ़ जाएंगे। तो 3 कट आपको लगा देना है। आप चाहें तो फिर यहां पे भी रख करके कट लगा सकते हैं, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आप करेंगे क्या, अब ये जो डॉट लाइन आया है सबको एक दूसरे से क्या करेंगे, इस तरह से आप मिला दीजिए। इस डॉट को इस डॉट से मिला देंगे। यहाँ पे ये जो डॉट लाइन है, यहाँ पे एक डॉट लाइन है, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इन दोनों को मिला देंगे और यहाँ पे ये जो देखिए ये एक डॉट है और ये एक डॉट है, इन दोनों को भी एक स्केल की मदद से सीधी रेखा करके खींच के बना देंगे। चलिए अब आप इसका नाम रख सकते हैं A B C D E F G H। अब ये सब का सब कोई भी भुजा को आप माप लीजिए, ए बी को माप लीजिए 3 सेंटीमीटर होगा, बीजी को माप लीजिए 3 सेंटीमीटर होगा, एच जी को माप लीजिए या फिर जी एच भी आप कह सकते हैं, यह भी 3 सेंटीमीटर होगा, बीसी भी 3 सेंटीमीटर होगा। आप कहीं पे भी इसका मेजर कर सकते हैं। मान लिया जाए हम बीसी को मापते हैं तो ये ए एच के बराबर ही होना चाहिए, यहां देखिए 3 सेंटीमीटर आ गया। अब मान लिया सी एफ को मापते हैं, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, देख सकते हैं आप 3 सेंटीमीटर है ना। ई एफ को मान लीजिए मापते हैं, ये भी क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ऐसे निकल आते हैं, डी ई बराबर ई एफ बराबर, ठीक है, एफ जी बराबर जी एच, सब जो है 3-3 सेंटीमीटर का होगा। कैसे भी आप माप लो, ए एच बराबर बी जी होगा, बी जी बराबर सी एफ होगा, सी एफ बराबर डी ई होगा। सारी की सारी भुजाएं, यहाँ पे जितनी भी भुजाएं हैं, प्रत्येक भुजा की माप जो है, प्रत्येक भुजा की माप बराबर क्या होगी 3 सेंटीमीटर। कितना होगा 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए आप अगर 4 सेंटीमीटर का मेजर करके चलेंगे तो सबका सब 4 हो जाएगा, 5 लेके चलेंगे तो सबका सब 5 हो जाएगा। आगे है उस आयत की भुजाओं की लंबाई बताइए जिसे निम्नलिखित में विभाजित नहीं किया जा सकता है, 2 समरूप वर्ग में या फिर 3 समरूप वर्ग में। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लंबाई कितनी ली थी, एक भुजा की 3 सेंटीमीटर ली थी, तो 3 3 6 3 9 सेंटीमीटर आयत की लंबाई हो जाएगी। अगर आयत की लंबाई कुछ इस तरह की रख दी जाए, है ना, जिसे 2 बराबर हिस्सों में बांटना इस तरह मुमकिन ना हो कि जिसे हम स्केल से माप सकते हैं। जैसे देखिए कंडीशन इस तरह से हो सकता है। इसके हल में आप 2 समरूप वर्ग के लिए इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 समरूप या सर्वसम वर्गों के लिए आयत की भुजाओं की लंबाइयां 2.5 या 3.9 या 5.7 सेंटीमीटर इत्यादि जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि रूलर यानी स्केल के उपयोग से लंबाइयों 2.5 का आधा यानी कि 1.25, 3.9 का आधा 1.95 सेंटीमीटर या 5.7 का आधा 2.85 सेंटीमीटर इत्यादि का मापन संभव नहीं होगा। एक अन्य दृष्टिकोण से एक आयत को 2 समरूप वर्गों में तब विभाजित करना संभव नहीं होगा यदि उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी नहीं है ना। लंबाई क्या होना चाहिए, चौड़ाई का दुगना होना चाहिए। मान लिया जाए अगर 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है तो लंबाई उसकी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ताकि उसको 2 बराबर हिस्सों में 3-3 सेंटीमीटर में आप बांट सकें। ठीक है। आगे 3 समरूप वर्गों के लिए भी जो मेजर है वो क्या क्या नहीं ले सकते। 3 समरूप वर्गों के लिए आयत की भुजाओं की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को 3 हिस्से में आप बांटिएगा तो 3.333 इस तरह का आएगा, जिसे आप स्केल से मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह से 16 सेंटीमीटर अगर आप लेंगे, इसको 3 हिस्से में आप बांटिए, 3 × 15 और फिर दशमलव के बाद 5.33 ऐसा चलता रहेगा, है ना। तो इस तरह की मेजर जो है वो स्केल से करना डिफिकल्ट होगा।
तो आप लिख सकते हैं कि 3 समरूप वर्गों के लिए आयत की भुजाओं की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इत्यादि जैसी नहीं हो सकती। कारण वही है जो 2 वर्गों की स्थिति में था, यानी कि पूरा पूरा जो है स्केल से माप नहीं पाएंगे उस मेजर को। एक अन्य दृष्टिकोण से एक आयत को 3 समरूप या सर्वसम वर्गों में तब विभाजित करना संभव नहीं है जब उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी नहीं है ना। अगर 3 होगा, चौड़ाई मान लिया 3 है, तो उसकी लंबाई होना चाहिए 9 सेंटीमीटर, है ना। अगर चौड़ाई 4 है तो उसकी लंबाई होनी चाहिए 4 या 12 सेंटीमीटर, 3 गुना होना चाहिए, तभी जाके उसको 3 बराबर हिस्सों में हम विभाजित कर पाएंगे। और इसी के साथ आज के इस सेशन में यहीं तक। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट सेशन में हल करेंगे। वीडियो लेसन अगर पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।